नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्टडी सर्किल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका सर सत्येन। और आज हम सब लोग यहां पर रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत परिभाषाओं, मूलभूत शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है और जो सबसे पहला शब्द है परमाणु, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परमाणु, जिसे इंग्लिश में एटम कहा जाता है, या किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। परमाणु का आकार की अगर बात करें तो परमाणु का आकार गोलाकार होता है और इसकी खोज जो है सर जॉन डाल्टन ने की थी। परमाणु जैसे कि कहा गया है कि यह गोलाकार होता है और हम सभी लोग जानते हैं कि गोले और वृत्त दोनों के केंद्र होते हैं। तो वैसा ही यहाँ जो परमाणु जो गोलाकार होता है, इसका जो केंद्र होता है वो बिल्कुल इसके बीच में होता है और इससे कहा जाता है नाभिक। नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई के नाम से जाना जाता है। और नाभिक के चारों ओर आप देख रहे हैं कि कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स बनी हुई है, सर्कुलर सेल्स बनी हुई है। इन्हें कक्षा या सेल कहा जाता है। और इन कक्षाओं के अंदर आप देख रहे हैं कि ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस, इन कक्षाओं के अंदर या ई माइनस यह दर्शाता है कि कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कक्षाओं के अंदर वृत्ताकार मार्ग, सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति करते हैं। परमाणु का जो केंद्र होता है इसे नाभिक, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो परमाणु का केंद्र होता है उसे परमाणु का नाभिक यानी न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियाई कहते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, न्यूक्लियॉन से आप क्या समझते हैं या न्यूक्लियॉन किससे कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। परमाणु के मूल कण, यानी किसी भी परमाणु का जो निर्माण होता है वो मूल कणों से मिलकर होता है। और परमाणु के जो मूल कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन यह ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। परमाणु विद्युत के प्रति उदासीन कण है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। क्यों? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन are equal in an atom which demolish charge of each other। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या किसी भी परमाणु में बराबर होती है, जिसकी वजह से यह एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। और इसमें उपस्थित जो तीसरा पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, उसका चार्ज कुछ नहीं होता है यानी उदासीन होता है। इस वजह से परमाणु होता है विद्युत के प्रति उदासीन होता है। विद्युत के प्रति उदासीन मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मीन्स यह होता है कि अगर इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो ना तो ये पॉजिटिव डाइपोल की ओर मूवमेंट करेगा, पॉजिटिव पोल की ओर ना ही मूवमेंट करेगा और ना ही ये निगेटिव पोल की ओर मूवमेंट करेगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान यानी मास और उन पर उपस्थित चार्ज यानी आवेश के बारे में। इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिवली चार्ज होता है, इस वजह से इसके चार्ज यानी आवेश के आगे माइनस का साइन लगाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, चार्ज होता है। कूलाम आवेश का मात्रक होता है, आप सभी लोगों ने फिजिक्स में इसे अच्छे से पढ़ा होगा। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान यानी इसका जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इस चीज़ पर हम विशेष ध्यान देंगे क्योंकि जब हमारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो उसमें कभी क्वेश्चन सीजीएस सिस्टम में होता है, जो सारी वैल्यूज़ होती हैं वो सीजीएस सिस्टम में दी जाती हैं। और यहाँ पर जो मास की वैल्यू दी गई है वो एमके सिस्टम में दी गई है। इस वजह से सीजीएस सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें उसको यानी इस मास को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना होता है।
इसके लिए हम लोग 10 टू द पावर 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किलोग्राम में 10 टू द पावर 3 ग्राम होते हैं, इस वजह से यहाँ पर 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जब हम यूनिट का कन्वर्जन नहीं करते हैं। हमको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना होता है कि जो सारी वैल्यूज दी गई हैं क्या वो एक ही सिस्टम में है, यानी कि एमके सिस्टम में है, या तो सीजे सिस्टम में होनी चाहिए, या तो एफपीएस सिस्टम में होनी चाहिए। ठीक इसी तरह प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन के ऊपर जो द्रव्यमान यानी प्रोटॉन का जो आवेश प्रोटॉन का जो मास यानी द्रव्यमान होता है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम होता है, और इस पर जो आवेश होता है वो +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम होता है। प्लस साइन यह प्रदर्शित करता है कि जो प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है, वो धन आवेशित होता है। हम लोग इससे पहले ही पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग एमके सिस्टम को सीजे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर -24 ग्राम। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन जैसे हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, इस वजह से इस पर कोई आवेश नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जरूर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका द्रव्यमान यानी मास ना होता हो एक्सेप्ट लाइट। इसके बारे में बात करते हैं न्यूट्रॉन के। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो सिमिलर या इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के। न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के, और न्यूट्रॉन का जो मास यानी द्रव्यमान होता है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम होता है। इसको सीजे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा परमाणु के बारे में, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में क्रॉस यानी नहीं पाया जाता। परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। परमाणु का जो आकार होता है गोलाकार होता है। शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल। परमाणु की जो खोज है वो जॉन डाल्टन ने की थी। एटम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। परमाणु का जो केंद्र होता है उसे नाभिक बोलते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसी गति करते हैं, वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द सेल्स। सेल्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर पाथ। परमाणु का जो केंद्र होता है वो नाभिक होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक कंसिस्ट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कंपाउंडली नोन एज न्यूक्लियन। परमाणु के जो मूल कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन is negatively charged, proton is positively charged, neutron is neutral. Electron was discovered by J.J. Thomson, proton was discovered by Rutherford and neutron was discovered by James Chadwick. परमाणु विद्युत के प्रति उदासीन कण है। Atom is electrically neutral particle because of number of electron and number of proton are same in atom which demolish charge of each other. Result of this we got a neutral particle. परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याएं बराबर होती हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे के आवेश को समाप्त कर देते हैं, और इसी कारण जो है परमाणु होता है विद्युत के प्रति उदासीन कण होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg एमके सिस्टम में और सीजे सिस्टम में प्राप्त करने के लिए इसे 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम।
और इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज होता है, इसका जो आवेश यानी चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसे सीजी सिस्टम में कन्वर्ट करें तो ये 10⁻3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यू में मिलती है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस वजह से इसका जो आवेश यानी कि चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के ऊपर जो द्रव्यमान यानी कि मास होता है वो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है और सीजी सिस्टम में 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रली होता है यानी न्यूट्रल होता है, इस वजह से इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि इसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं अणुओं के बारे में। अणु जो होते हैं, ये यहाँ पे देखिए हमने एटम यानी परमाणु को दो छोटे छोटे गोले के रूप में रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे कि जो परमाणु होता है उसका आकार यानी कि उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल यानी कि गोलाकार होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 एटम ले लिए। ठीक है, तो 2 परमाणु यानी कि 2 एटम, 2 एटम्स, 2 परमाणु आपस में मिलकर, देखो यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, इसका मतलब कि दोनों आपस में मिल गए और मिलकर क्या बनाए, एक मॉलिक्यूल यानी एक अणु बनाते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक, यहाँ से 2 मोर देन 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। 2 और मोर देन 2 एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक है, और जो अणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं तो कैसे रहते हैं, तो वो संयुक्त अवस्था में अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अणु जो होते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली इन नेचर। तो एक बार फिर से हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं और अणु जो होता है वो प्रकृति स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 2 or more than 2 atoms are combined to form a molecule and a molecule exists independently in nature. There are 2 types of molecule. यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं अणुओं के, पहला homogeneous molecule and second one is heterogeneous molecule. Homogeneous molecule समांगी अणु, heterogeneous molecule विषमांगी अणु। समांगी अणु की बात करें तो समांगी अणु उन्हें कहते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। समान प्रकार के परमाणु मतलब यहाँ पर देखिए ये जो गोला है ये एक परमाणु को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो ट्रायंगल है वो एक अणु को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 2 समान परमाणु हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन, प्लस साइन लगा हुआ है, कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक अणु का निर्माण कर रहे हैं H2। यहाँ पर ट्रायंगल जो है वो एक अणु को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि ये एटम है जो गोल आकार में है या गोल शेप में है और ये जो ट्रायंगल में है वो एक अणु को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर एक नाइट्रोजन परमाणु है और दूसरा भी नाइट्रोजन परमाणु है, यानी कि 2 समान परमाणु हैं और ये 2 समान परमाणु आपस में मिल करके एक अणु N2 का निर्माण कर रहे हैं जो कि एक अणु है। मीन्स अगर परिभाषा की बात करें तो समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर समांगी अणु का निर्माण करते हैं। सिमिलर एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म एन होमोजीनियस मॉलिक्यूल। समांगी अणु की परिभाषा की बात करें तो असमान परमाणु, 2 या 2 से अधिक असमान परमाणु आपस में मिलकर विषमांगी अणु का निर्माण करते हैं। 2 or more than 2 distinct atoms are combined to form a heterogeneous molecule। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गोल आकार का ये एक परमाणु को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ एक परमाणु हाइड्रोजन है और दूसरा परमाणु क्लोरीन है और दोनों परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, वो अणु है HCl का। इसी प्रकार नीचे देखते हैं, नीचे सोडियम परमाणु है और क्लोरीन परमाणु है, ये दोनों आपस में मिलकर के सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं और सोडियम क्लोराइड एक अणु है। तो यहाँ पर दोनों परमाणु अलग अलग हैं, इसलिए या हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल है यानी विषमांगी अणु है, यहाँ पर दोनों परमाणु समान हैं, इस वजह से इसे होमोजीनियस मॉलिक्यूल या समांगी अणु कहा जाता है।
अब आगे पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन जो है वो है यौगिक की। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है और इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो दो या दो से अधिक तत्वों का सरल रासायनिक अनुपात में संगठन यौगिक कहलाता है। मीन्स composition of two or more than two elements in simple chemical ratio is known as compound। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है इस शब्द की सरल रासायनिक अनुपात, इन इंग्लिश सिंपल केमिकल रेशियो। अब हम लोग इस सिंपल केमिकल रेशियो यानी सरल रासायनिक अनुपात के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सरल रासायनिक अनुपात यानी कि सिंपल केमिकल रेशियो होता क्या है। तो जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल देख रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, तो CaCl2 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कैल्शियम है वो 1 है। ठीक है, और Cl2 यानी कि क्लोरीन जो है 2 है। तो अगर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करें मीन्स कैल्शियम और क्लोरीन का रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड क्लोरीन इज 1:2। ठीक है, तो इस ये जो रेशियो है 1:2 यही जो है सिंपल केमिकल रेशियो। ठीक है, उसके बाद मतलब यहाँ पर एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन जब आपस में मिलेंगे तभी क्या होगा, तभी जो है CaCl2 का फॉर्मेशन होगा। इन केस अगर 2 कैल्शियम हो जाए और क्लोरीन 4 हो जाए, उस केस में क्या होगा, इन दोनों का सिंपल केमिकल रेशियो निकालेंगे मींस 2:4। दिस वन कैंसिल आउट एंड गिव्स 1:2। दिस वन इज नोन एज सिंपल केमिकल रेशियो। यही जो है सरल रासायनिक अनुपात कहलाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला जो एग्जांपल है वो है H2O वाटर का। तो वाटर में भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। अगर इनका सिंपल केमिकल रेशियो की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है 2:1 के रेशियो में होता है, तभी जो होता है H2O मॉलिक्यूल का यानी कि H2O कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह NaCl सोडियम क्लोराइड जिसे हम लोग साल्ट के नाम से भी जानते हैं, इसमें सोडियम और क्लोरीन का जो रेशियो है वो 1:1। ठीक है, तो ये जो सिंपल केमिकल रेशियो है ये एक जनरल वे है किसी भी कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए। फिर इसमें आगे मिश्रण की परिभाषा को हम बात करते हैं तो मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस इज नोन एज मिक्सचर। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का या 2 या 2 से अधिक घटकों का जो मिक्सिंग होती है यानी कि जो उनका मेल कराया जाता है तो हमें जो प्राप्त होता है वो उसे बोलते हैं मिश्रण। टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करें तो मिश्रण जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। मींस होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं मॉलिक्यूल में होमोजेनियस मॉलिक्यूल एंड हेट्रोजेनियस मॉलिक्यूल। तो ये चीज हमेशा हम याद रखेंगे कि जब कभी भी होमोजेनियस वर्ड आएगा तो वहां पर जो होगा सिमिलर एटम्स होंगे यानी सिमिलर चीजें होंगी, और हेट्रोजेनियस में 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट चीजें होंगी। तो इसी क्रम में समांगी मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो इसमें प्रावस्था का मान 1 होता है। मतलब जब 2 पदार्थ मिलाए जाएंगे, जब 2 सब्सटेंसेस को मिक्सिंग की जाएगी तो जो नया सब्सटेंस हमको मिलेगा उसकी प्रावस्था यानी उसकी फेज जो होगी वो 1 होगी। अब फेज क्या होती है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें पदार्थ की प्रावस्था का मान जो होता है वो 1 से अधिक होता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर के डेफिनेशन की अगर बात करें तो फेजेस ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इज ग्रेटर देन 1। मतलब इसमें जो पदार्थ मिलाया जाएगा यानी सब्सटेंस जो मिक्स किया जाएगा उसकी जो फेज होगी वो 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या होता है, जैसे पानी व चीनी का मिश्रण यानी कि पानी, वाटर और शुगर को जो हम लोग मिक्स करते हैं तो मिक्स होने के बाद जो उनको सोल्यूशन मिलता है यानी कि जो मिक्सचर मिलता है उनको, तो वो जो मिक्सचर होता है उसमें हम चीनी और पानी को अलग अलग नहीं देख सकते। उसमें चीनी और पानी जो है वो मिलकर एक नया सोल्यूशन बनाते हैं और उस सोल्यूशन में जो प्रावस्था होती है
जो पहले 2 थी अब 1 हो गई। अब ये प्रावस्था क्या होती है? चीनी। चीनी जब हम चीनी हम लेते हैं तो चीनी जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है और पानी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर 2 प्रावस्थाएं हैं, यानी कि 2 फेजेस हैं। और जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो मिक्स होने के बाद जैसे हमको शरबत मिलता है, तो शरबत में एक ही प्रावस्था होती है, एक ही फेज होती है, वो होती है लिक्विड। इसी तरह वायु में गैसों का मिश्रण, हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में एयर है और एयर में सारी गैसें मिक्स हैं, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो ये सारी गैसें जो हैं, इन सभी गैस में इनकी स्टेज एक है, यानी इसकी फेज एक है। नाइट्रोजन भी गैस है, कार्बन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। तो ओवरऑल अगर इनकी मिक्सिंग किया जाए तो इनकी मिक्सिंग में जो कंपोनेंट होगा उसकी भी जो फेज होगी वो भी क्या होगी? 1 होगी। इसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर की। अब अगर हम सैंड और साल्ट का मिक्सिंग करते हैं तो जो हमें जो मिक्सचर प्राप्त होता है, जो मिक्सचर हमको गेन होता है, उस मिक्सचर में हम देखते हैं कि रेत अलग है, नमक अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर फेजेस क्या हैं? अलग अलग। इसी तरह जल यानी वाटर और कार्बन CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिक्स करते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर को मिक्स करने के बाद जो हमें जो मिक्सचर प्राप्त होता है, मिक्सचर जो हमें मिलता है, उसमें जो प्रावस्थाएं होती हैं वो दोनों की अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे बार बार वर्ड एक आया है प्रावस्था, फेज। अब ये फेज क्या होती है? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेजेस ऑफ एनी मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, द्रव, गैस जो होती है वो पदार्थ की प्रावस्थाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बार बार प्रावस्था शब्द आ रहा है उसे आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। अब विलयन की बात करते हैं। तो अगर आपको मिश्रण समझ में आ गया होगा तो विलयन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो परिभाषा समांगी मिश्रण की है वही परिभाषा विलयन की है। विलयन 2 या 2 से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यानी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 components is known as a solution. Solution have one phase, means जो सॉल्यूशन होता है उसमें उसकी जो फेज होती है वो 1 होती है, यानी कि प्रावस्था का मान उसके 1 होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के भाग, यानी कि विलयन जो होता है उसका निर्माण किन चीजों से होता है? तो विलयन का निर्माण 2 चीजों से होता है, विलेय और विलायक, ठीक है। विलेय को सॉल्यूट बोलते हैं और विलायक को सॉल्वेंट। विलेय यानी सॉल्यूट को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं कि विलयन का वह भाग जो विलायक में घुलनशील होता है विलेय कहलाता है। A part of a solution which is going to be dissolved in solvent is known as solute. और अगर विलायक की बात करें तो विलायक वह भाग होता है विलयन का जिसमें विलेय घुलनशील होता है। Solvent is a part of solution in which solute is going to be dissolved. सार्वत्रिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट जल होता है। सार्वत्रिक विलायक की बात करें तो ऐसा विलायक जिसमें सारी चीजें घोली जा सके, ठीक है। मतलब ऐसी चीज जिसमें सारी चीजें घोली जा सके वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। तो जल जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन जो होता है इससे पूछा जाता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके होम एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है। तो हम यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम और होम एग्जाम के बारे में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको बताते रहेंगे, ताकि आपकी जो मेन एम है वो आप अच्छे से ऑक्यूपाई कर सकें। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्रव्य या पदार्थ की, जिसे हम लोग मैटर बोलते हैं। तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो स्थान न घेरती हो या उसका द्रव्यमान ना हो, ठीक है। तो परिभाषा यही है, ब्रह्मांड में स्थित हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका एक निहित द्रव्यमान होता है, एक निश्चित द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाती है। A thing in a universe which occupy area and have mass is known as a matter. A thing which occupy area and have mass is known as matter. ठीक है।
तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है कि जो लाइट होती है यानी कि प्रकाश होता है, ये कोई स्थान, अगर हम बात करें स्थान घेरने के, तो ये इसका कोई स्थान नहीं घेरती है, और उसके साथ साथ जो है इसका कोई मास नहीं होता है। स्थान घेरने का मतलब ये बहुत लोग कहेंगे कि मतलब स्थान अगर लाइट को जला दें या बल्ब को जला दें तो कमरे में चारों तरफ लाइट हो जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो स्थान घेरती है। स्थान घेरने का मतलब है कि जैसे अगर कोई पर्सन जो है किसी चेयर पे बैठा हुआ है तो अब उस चेयर पे और कोई नहीं बैठ सकता, लेकिन अगर किसी कमरे में लाइट जल रही है और वो लाइट चेयर पे पड़ रही है तो उस चेयर के ऊपर हम बैठ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्युपाई एरिया का मतलब है, जो स्थान घेरने का मतलब है, वो इससे है, ठीक है। उसके बाद है पदार्थ के प्रकार, स्टेजेस ऑफ मैटर। तो स्टेजेस ऑफ मैटर एंड फेजेस ऑफ मैटर दोनों सेम हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 स्टैंडर्ड से। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे ठोस, द्रव, गैस के बाद इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की, जिसे हिंदी में अंतराआण्विक बल कहते हैं। आपको शायद स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को अंतराआण्विक बल भी कहते हैं, ठीक है। तो अंतराआण्विक बल क्या होता है? अणुओं का निर्माण, या कह सकते हैं पदार्थ का निर्माण जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। इन पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं परमाणु। हम परमाणु की परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ के निर्माण में परमाणु भाग लेते हैं, तो इन और एक परमाणु से किसी पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, कई सारे परमाणु जो होते हैं आपस में मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये जो परमाणु जो होते हैं, कई सारे परमाणु होते हैं, तो हर एक परमाणु के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो उनको बांधने का काम करता है, ठीक है। जिसके कारण जो होता है चीजों का या पदार्थ का एक शेप होता है, ठीक है। तो परमाणुओं के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे ही बोला जाता है अंतराआण्विक बल, अंतराआण्विक बल, ठीक है। यानी कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतराआण्विक बल की बात करें ठोस, द्रव, गैस में, तो ठोस में अंतराआण्विक बल का मान सबसे ज्यादा होता है और द्रव में ठोस से कम होता है, और सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। यानी कि सॉलिड हैव मोर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स देन लिक्विड देन गैस टू। इट implies that gas have lowest इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब गैस का अंतराआण्विक बल सबसे कम होता है, और यही कारण होता है कि सॉलिड का अंतराआण्विक बल सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से सॉलिड का एक शेप होता है, और गैस का अंतराआण्विक बल यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अ गैस इज वेरी लो। दिस इज व्हाई गैस हैव नो डेफिनेट शेप। यही कारण होता है कि गैस का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, क्योंकि अंतराआण्विक बल का मान गैस के लिए बहुत कम होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अंतराआण्विक दूरी की, इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब पदार्थ में परमाणु होते हैं, परमाणुओं से मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणु को अंतराआण्विक बल अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे कि परमाणु जो होते हैं वो पदार्थ में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और इन जुड़े होने के साथ साथ दो परमाणुओं के बीच एक दूरी होती है। इस दूरी को ही बोला जाता है अंतराआण्विक दूरी। यानी परिभाषा की अगर बात करें तो साधारण शब्दों में किसी पदार्थ के परमाणुओं के मध्य दूरी अंतराआण्विक दूरी कहलाती है। डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब आप बात करेंगे ठोस, द्रव, गैस के लिए अंतराआण्विक दूरी की, इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस की। तो गैस में इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी अंतराआण्विक दूरी सबसे ज्यादा होती है, द्रव में उससे कम होती है, और ठोस में सबसे कम होती है। मींस गैस में इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा हाई होती है, लिक्विड में गैस के रिस्पेक्ट में कम होती है, गैस सॉलिड में गैस और लिक्विड के रिस्पेक्ट में कम होती है। मींस सॉलिड हैव लोवेस्ट इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस व्हाइल गैस हैव हाईएस्ट इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस। यही कारण होता है कि गैस
में जो हमने पहले ही पढ़ा है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में, तो ये एक इसके बीच में रिलेशन है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस के, यानी अंतराणविक बल और अंतराणविक दूरी के, कि अंतराणविक दूरी वो व्युत्क्रमानुपाती होती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अंतराणविक बल के। मींस अंतराणविक दूरी या इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो जैसा कि हमने कहा कि अंतराणविक दूरी और अंतराणविक बल के मध्य एक संबंध होता है, और यह संबंध होता है अंतराणविक दूरी व्युत्क्रमानुपाती होती है अंतराणविक बल के। मींस इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए सॉलिड के लिए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा है और सबसे कम किसके लिए? गैस के लिए। तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस के लिए गैस का इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होती है, जबकि सॉलिड की सबसे कम होती है। यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड का ज्यादा होता है और यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड की सबसे कम होती है। यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स गैस का सबसे कम होता है, यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस गैस की सबसे ज्यादा होती है। यही रिलेशन है जो हमें ये बताता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब अंतराणविक दूरी और अंतराणविक बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जिस पदार्थ के लिए इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी अंतराणविक दूरी का मान ज्यादा होगा, उस पदार्थ के लिए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतराणविक बल का मान सबसे कम होगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बने रहने के लिए और पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो अपडेट्स के साथ हमेशा बने रहें। धन्यवाद।